नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 59th डे है और स्टेट लेजिस्लेचर का तीसरा दिन है। एक और वीडियो में जो है हम स्टेट लेजिस्लेचर जो है कंप्लीट कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 187 तक हमने कर लिया था, उसके बाद करते हैं अब 188 एंड 193। ये दोनों आर्टिकल जो है कोरिलेटेड है, इसलिए एक साथ करना सही समझा मैंने। आर्टिकल 188 में है ओथ और एफर्मेशन बाय मेंबर्स और 193 में है पेनाल्टी। कोई भी मेंबर है, उसको पता है कि वो डिस्क्वालीफाई है किसी भी ग्राउंड पे, बट फिर भी वो बैठा हुआ है सदन में या फिर वोट कर रहा है या फिर बिना ओथ लिए वो सदन में बैठा हुआ है, वोट कर रहा है, तो उसको पेनाल्टी होती है कितने की? 500 रुपये की। इसके बारे में जानते हैं हम लोग क्या है ओथ और एफर्मेशन। एवरी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे जहां पे बाइकैमरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगा और काउंसिल भी होगा। 6 ऐसे राज्य मैंने बताया था आपको, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, जहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। तो बिना ओथ के जितने भी मेंबर्स होंगे उनको अलाउ नहीं होता है। वैसे वो बैठ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ओथ और एफर्मेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है गवर्नर दिलाएंगे या फिर किसी पर्सन को गवर्नर जो है अपॉइंट करते हैं। तो अपॉइंटेड बाय गवर्नर जनरली प्रो टर्म स्पीकर होते हैं। वो जितने मेंबर होते हैं उनको ओथ दिलाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ओथ और एफर्मेशन में, ओथ में जो मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर है वो क्या बोलते हैं? टू बियर ट्रू फेथ एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहने का मतलब है कि संविधान के प्रति अपना वफादारी दिखाएंगे। टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। जाहिर सी बात है, सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी मेंटेन करेंगे अपने देश की और फुल्ली डिस्चार्ज द ड्यूटी ऑफ हिज ऑफिस, जो कि ये होता नहीं है। जो भी उनको कार्य मिला हुआ है उस काम को वो अच्छे से करेंगे। 193 में पेनाल्टी है। पेनाल्टी क्या है कि अनलेस अ मेंबर टेक्स द ओथ he cannot vote and participate in the proceedings of the house. In fact, he does not become eligible to the privilege and immunities of state legislature. जैसे कुछ कलेक्टिव प्रिविलेज होते हैं, कुछ इंडिविजुअल प्रिविलेज होते हैं। तो अगर आपने ओथ लिया है तभी आपको मेंबर कंसिडर किया जाएगा, नहीं लिया है तो नहीं कंसिडर किया जाएगा। और अगर आप ओथ नहीं लेते हो बट फिर भी आप सदन में आके बैठ जाते हो तो आपको कितने की पेनाल्टी होगी? 500 रुपये की पेनाल्टी। बिना ओथ लिए बैठ रहे हो तो भी आपको पता है कि आप क्वालिफाई नहीं हो या फिर आप डिस्क्वालीफाई हो किसी भी कारणवश, बैठ जा रहे हो, फिर भी आपको फाइन देना पड़ेगा। या फिर आपको पता है कि आपको प्रोहिबिट किया जा रहा है या फिर वोट करने से रोका जा रहा है बट फिर भी आप कर रहे हो, किसी कानून के तहत आपको प्रोहिबिट किया गया है बट फिर भी आप कर रहे हो, तो आपको तब भी पेनाल्टी देना होगा। दैट इज 500 ईच डे। उसके बाद आर्टिकल 189 में वोटिंग है। पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसीज। जैसे मान लीजिए वोटिंग करा रहे हैं तो किसी कारणवश जो है आपकी सीट वैकेंट है, मैंने बताया था 243 सीट है बिहार में और 13 मेंबर्स जो है वैकेंट है सीट 13 मेंबर्स की। तो ये सारी चीज़ें हम काउंट नहीं करेंगे, जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग हम करा देंगे। और कोरम जो होता है आपका 1/10 ऑफ टोटल मेंबर्स। बट स्टेट लेजिस्लेचर केस में जो होता है 10 मेंबर्स या फिर 1/10, आगे देखेंगे, जो भी बड़ा नंबर हो। वोटिंग इन हाउस में ये कहा जाता है ऑल मैटर्स एट एनी सिटिंग ऑफ ईदर हाउस आर डिसाइडेड बाय मेजोरिटी ऑफ वोट्स। अब वोटिंग आपको लिख के भी करो, वोटिंग आप हाथ खड़े करके भी करो, तो मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग एक्सक्लूडिंग द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक्टिव कब होता है? जब टाई हो जाए। तो टाई के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को देखा था हमने, क्या पावर होता है? टाई के केस में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को कास्टिंग वोट का पावर होता था। तो जब तक टाई ना हो तब तक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को एक्सक्लूड किया जाता है। इसी आर्टिकल के तहत 189 के तहत यह भी कहा गया है कि पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विथ स्टैंडिंग वैकेंसी। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर है कोई भी, तो किसी भी मैटर पे, एबीसी मैटर है, उस पर वोटिंग हो गई है, लेकिन किसी दिन आके कोई कहता है या फिर अन्य पार्टी वाले कहते हैं कि आपने उस पर्सन को डिस्क्वालीफाई कर दिया था या फिर वो पर्सन वोट दे रहा था लेकिन आपने काउंट नहीं किया। जैसे मान लीजिए 3 मेंबर ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने ओथ सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर उनको सस्पेंड किया गया है या फिर वो फॉर द टाइम बिंग डिस्क्वालीफाई हैं, तो वो वोट दे रहे हैं, उनको काउंट नहीं किया जा रहा है या फिर काउंट कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है हाउस के पास पावर होता है, वो डिसाइड करेंगे। अगर हो गया है, मतलब मैटर एक बार वोटिंग हो गई है, तो वो बरकरार रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखें। बस यही सारी चीज़ें लिखा हुआ है इसमें। सुपर इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोरम है। कोरम मैंने पार्लियामेंट के केस में भी बताया था, मिनिमम नंबर्स जो है वो रिक्वायर्ड चाहिए। मिनिमम नंबर
हाउस को फंक्शन करने के लिए। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के केस में क्या होता है, यहां पे एक चीज याद रखिएगा, 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ टोटल नंबर। जैसे हमने देखा था गैस स्टेट, गोवा, अरुणाचल और सिक्किम, वहां पे कितनी मेंबरशिप थी? 30। तो इसका 1/10 कितना होगा? 3 लोग इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो 2 लोग को बैठा के आप कर लोगे? नहीं, यहां पे 10 काउंट देखा जाएगा। और मान लीजिए जैसे बिहार के केस में 243 है, तो यहाँ पे 10 से बड़ा क्या है? 25 है, तो 1/10 देखा जाएगा यहाँ पे। इसका ये मतलब हुआ। और यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडिंग प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो ध्यान रखना है आपको। अर्थात प्रिसाइडिंग ऑफिसर यानी स्पीकर या फिर चेयरमैन, उन दोनों को काउंट किया जाता है 1/10 मेंबर में या फिर नंबर ऑफ 10 मेंबर्स में। अगर कोरम नहीं है तो जो भी स्पीकर है या फिर चेयरमैन है वो क्या करेंगे? वो मीटिंग को सस्पेंड कर देंगे until the quorum arrives। वैकेशन ऑफ सीट, कुछ केसेस हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर की सीट वैकेंट हो जाती है, जैसे डबल मेंबरशिप हो, अर्थात एक मेंबर है वो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी मेंबर हो गया है और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का भी हो गया, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इफ अ पर्सन इज इलेक्टेड टू बोथ द हाउसेज, his seat in one of the houses falls vacant as per the provisions of law made by state legislature। जिससे स्टेट लेजिस्लेचर कोई कानून बनाता है उसके तहत इनकी सीट की जो है वैकेंसी हो जाएगी किसी भी सदन से। तो एक टाइम पे आप एक ही हाउस के मेंबर रह सकते हो। डिस्क्वालिफिकेशन, कोई मेंबर है स्टेट लेजिस्लेचर का, वो किसी भी कारणवश अगर डिस्क्वालिफाइड है तो उसकी सीट जो है वैकेंट हो जाएगी। मान लीजिए उसकी सीट वैकेंट कब हो जाएगी? किसी भी पर्सन को 10th शेड्यूल यानी कि डिफेक्शन के ग्राउंड पे किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है, तो उस पर्सन की सीट जो है वैकेंट हो जाएगी। या फिर कोई मेंबर है एबीसी, उसने अपने पोस्ट से या फिर उन्होंने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया। रिजाइन किसको करते हैं? तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को। ये भी ध्यान रखिएगा। द मोमेंट प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ एबीसी, वो पोस्ट जो है वैकेंट हो जाएगी। या फिर आप बिना परमिशन के, जो ये एबीसी है वो बिना परमिशन के पिछले 60 दिन से जो है हाउस की मीटिंग से गायब है, तो उसकी सीट को वहां पे डिक्लेयर कर देगी हाउस की ये सीट जो है अब वैकेंट है। इन सब के अलावा आपकी सीट वैकेंट तब भी हो सकती है जब आप इलेक्ट हुए हो और आपका इलेक्शन ही गलत ठहराया गया है कोर्ट द्वारा। यानी कि जब एमएलए का इलेक्शन जो होता है उसको गलत ठहराने का पावर जो होता है हाई कोर्ट को होता है, ये ध्यान रखिएगा। या फिर एमपी हो गया, उसका भी पावर हाई कोर्ट के पास ही होता है। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट में सुप्रीम कोर्ट एक्टिव होता है, बट एमएलए और एमपी में हाई कोर्ट एक्टिव होता है। या फिर आपको उस हाउस से यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, जैसे हरियाणा लेजिस्लेटिव असेंबली से आपको सस्पेंड कर दिया गया है, तो भी आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी। या फिर कोई पर्सन है जो सिटिंग एमएलए है और उसको प्रेसिडेंट का ऑफिस मिल गया है या फिर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया गया है, तो भी आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी। या फिर कोई सिटिंग एमएलए है उसको हमने अपॉइंट कर दिया एज अ गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि गवर्नर ऑफ केरला अपॉइंट कर दिया गया है किसी हरियाणा के एमएलए को, तो भी आपकी सीट वैकेंट हो जाएगी। 191 में है डिस्क्वालिफिकेशन। संविधान में यह कहा जाता है, a person shall be disqualified for being chosen as or for being a member of legislative assembly और legislative council, अगर वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो होल्ड कर रहा है अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट। तो जाहिर सी बात है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मतलब आप कहीं और से भी सैलरी उठा रहे हो और यहां भी उठा रहे हो तो नहीं। या फिर आप अनसाउंड माइंड हो, अंडरस्टैंड सो डिक्लेयर बाय द कोर्ट। ये सारी चीजों का मतलब मैं बता चुका हूं पार्लियामेंट के केस में, तो यहां पे ज्यादा टाइम जाया नहीं करेंगे। या फिर इफ ही इज एन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, तो भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हो, इफ ही इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, या फिर आपने स्व इच्छा से किसी और देश की नागरिकता ले लिए हो, या फिर आप अपनी वफादारी जो है किसी फॉरेन स्टेट को दिखाए हो, सिटिंग एमएलए हो बट आपने पैसे के लिए क्या किया है, कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो आपने फॉरेन स्टेट को या फिर हमारे एनिमी एलियंस को दे दिया है, या फिर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है उसके तहत आप डिस्क्वालीफाई हो। अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट ने कुछ मैनर बताए हैं, जिसमें किसमें? रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। ये सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है जो कि पार्लियामेंट के केस में था। तो जो एमपी होंगे
जो क्राइटेरिया एमपी के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए था अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, सेम जो है एमएलए के लिए होगा। और क्या क्या होगा? ही मस्ट नॉट हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ सर्टेन इलेक्शन ऑफिसर्स और करप्ट प्रैक्टिसेस इन द इलेक्शन, जो कि ये लिखा गया है बट ऐसा कुछ होता नहीं। हमें ही पता है कि बहुत सारा करप्शन होता है इलेक्शन में। ही मस्ट नॉट हैव बीन कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस रिजल्टिंग फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स। 1 साल के लिए हुआ है, ठीक है। 1.5 साल के लिए हुआ है, ठीक है। 1 साल 11 महीने के लिए हुआ है, ठीक है। लेकिन 2 से ज्यादा साल, 2 या 2 से ज्यादा साल के लिए हुआ है, फिर आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। कब तक? अगर आप रिलीज हो गए हो आज, तो 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके बाद आप लड़ सकते। लेकिन किसी पर्सन को डिटेन किया गया है, किसके अंतर्गत? प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ, ही और शी इज नॉट सब्जेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन। चाहे वो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो है 3 साल से हो, 4 साल से हो, सारी चीज डजंट मैटर। ही मस्ट नॉट हैव बीन फेल्ड टू लॉज एन अकाउंट ऑफ हिज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन टाइम। ही मस्ट नॉट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो जाहिर सी बात है, बोलने में क्या जाता है कि मुझे गवर्नमेंट के किसी कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, बट आपको ही पता है रियलिटी क्या है। He must not be a director or managing agent nor hold an office of profit in corporation in which the government has at least 25% share. आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें याद रखना है। He must not have been, कोई एबीसी पर्सन है, उसको गवर्नमेंट सर्विस से करप्शन या डिसलॉयल्टी के लिए डिसमिस ना किया गया हो। He must not have been convicted for promoting enmity between different groups or for the offense of bribery, जैसे आपको घूस लेते हुए ना पकड़ा गया हो, या फिर आपने क्या है 2 कम्युनिटी के बीच में दंगा भड़का दिया हो, तो इन सारी चीज़ों की वजह से भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ही मस्ट नॉट हैव बीन पनिश्ड, आपको पनिश ना किया गया हो फॉर प्रीचिंग एंड प्रैक्टिसिंग सोशल क्राइम सच एज अनटचेबिलिटी, डाउरी एंड सती। अनटचेबिलिटी जो है आर्टिकल 17 के तहत एबोलिश कर दिया गया है। डाउरी के केस में आपको सपोज दैट सजा सुनाया गया हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एज ए सिटिंग एमएलए। ये सब तो हुआ डिस्क्वालिफिकेशन। लेकिन कुछ प्रिविलेज भी दिया जाता है, कुछ पावर्स भी दिया जाता है आपको फंक्शन करने के लिए। अगर आप अच्छे हो, सारी चीज़ें ईमानदार हो, तो आपके पास कुछ प्रिविलेज और पावर भी तो होना चाहिए। तो प्रिविलेज जो होता है स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर को, उसको 2 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक तो है कलेक्टिव प्रिविलेज, आपको हाउस के लिए होगा। एक इंडिविजुअल एज ए मेंबर, एज एन एमएलए, आपके पास क्या प्रिविलेज होंगे। जो ये प्रिविलेज है वो उनको भी दिया गया है जो कि सदन में बैठ के बोल सकते हैं, उनके प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे देखा था हमने एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, दो ये किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है, बट ये दोनों हाउस में बैठ सकते हैं, उसके प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बस इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है। इसके अलावा कोई स्टेट मिनिस्टर है जो कि एमएलसी कोटा से है, बट वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठ के प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर लेगा, उसको भी प्रिविलेज दिया जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो प्रिविलेज है गवर्नर को नहीं दिया जाता है, जबकि गवर्नर जो है वो इंटीग्रल पार्ट होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। तो पहला है कलेक्टिव प्रिविलेज। पहली बात, इट हैज राइट टू पब्लिश अपने रिपोर्ट्स, डिबेट्स या फिर प्रोसीडिंग्स। साथ ही साथ आप प्रोहिबिट भी कर सकते हो किसी और को पब्लिश करने से, लेकिन कोई ट्रू रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है तो वो किया जाएगा, ठीक है। सारी चीज, किसी भी स्ट्रेंजर्स को प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट करने के लिए या फिर कोई सीक्रेट सेटिंग बैठा रहे हो आप किसी मैटर, इंपॉर्टेंट मैटर पे, तो आप जिसको चाहते हो उसको एक्सक्लूड कर सकते हो। इट कैन एक्सक्लूड स्ट्रेंजर फ्रॉम इट्स प्रोसीडिंग एंड होल्ड अ सीक्रेट सिटिंग्स टू डिस्कस सम इंपॉर्टेंट मैटर्स। आप कर सकते हो, ये कलेक्टिवली आपके पास प्रिविलेज है। बीइंग अ हाउस, यू कैन मेक रूल्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस एंड एडजुडिकेट अपॉन सच मैटर। आप पनिश भी कर सकते हो मेंबर्स को एज वेल एज आउटसाइडर्स को फॉर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। It has right to receive immediate information of the arrest, detention, conviction, imprisonment and release of a member। कोई सिटिंग एमएलए है, उसको अरेस्ट कर लिया गया है, तो आपके पास अधिकार होगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए कि आपने इसको अरेस्ट क्यों किया है। इसके अलावा इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज एंड ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेस एंड सेंड फॉर रेलिवेंट पेपर्स एंड रिकॉर्ड। ये सारी चीजें आपके पास पावर है कि आप जिसको बुलाना चाहो, कुछ बातें आपको पता करनी है तो कर सकते हो। द कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ हाउस और इट्स कमिटी। ये ध्यान रखिए, कोर्ट को प्रोहिबिट किया जाता है। नो पर्सन इधर अ मेंबर और आउटसाइडर कैन बी अरेस्टेड, नो लीगल प्रोसेस सिविल और क्रिमिनल कैन बी सर्व विद इन द प्रिसाइंस ऑफ द हाउस। यानी कि सदन के अंदर आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हो, चाहे वो आउटसाइडर हो या फिर आपका मेंबर हो, लेकिन कर सकते हो जब आप परमिशन ले सकते हो। प्रिसाइडिंग ऑफिसर से परमिशन लेने के बाद आप उस पर्सन को अरेस्ट कर सकते हो, बट बिना परमिशन के आप अरेस्ट नहीं कर सकते हो। ये सब कुछ था कलेक्टिव प्रिविलेज। अब क्या है इंडिविजुअल। इंडिविजुअली क्या है
कि एज अ मेंबर एमएलए कैन नॉट बी अरेस्टेड ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर एंड 40 डेज बिफोर द बिगनिंग एंड 40 डेज आफ्टर द एंड ऑफ सच सेशन। ध्यान रखिएगा, 40 दिन पहले और 40 दिन बाद में। लेकिन ये प्रिविलेज जो है आपको सिर्फ और सिर्फ सिविल केस में अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ सिविल केस में अवेलेबल है। तो किस केस में अवेलेबल नहीं है? तो क्रिमिनल केस है या फिर प्रिवेंटिव डिटेंशन केस है, उसमें अवेलेबल नहीं होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ज्यूरी सर्विस, अर्थात मतलब आप रिफ्यूज कर सकते हो कोई एविडेंस या फिर एज ए विटनेस आपको अपियर करना है। आप बोल रहे हो कि हमारा हाउस जो है सदन में है और वो चल रहा है, फंक्शन कर रहा है, तो अभी नहीं आ सकता, बाद में आऊँगा, सारी चीज़ें। तो कोई पेंडिंग है केस और उसमें आप जाना नहीं चाहते हो तो आप बोल सकते हो कि हाउस जो है वो सेशन में है। कोई ईमानदार एमएलए है तो जाहिर सी बात है उसको बोलने के लिए फ्रीडम तो चाहिए होगा। तो दे हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच इन स्टेट लेजिस्लेचर हु, यानी कि एमएलए। आपको जो बोलना है बोलो, ऐसा नहीं कि गाली गलौज कर रहे हो, वो अलग चीज है। नो मेंबर इज लायबल टू एनी प्रोसीडिंग्स इन एनी कोर्ट फॉर एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन बाय हिम इन द स्टेट लेजिस्लेचर और इट्स कमिटी। जैसे कोई बीजेपी का मेंबर है, वो आईएनसी को वोट कर दिया, किसी आईएनसी कैंडिडेट कर सकता है, वो अलग बात है कि पार्टी जो है उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन या फिर उसको सस्पेंड कर दे, वो अलग चीज है, लेकिन आप बाध्य नहीं हो, आपसे कुछ पूछा नहीं जाएगा। दिस फ्रीडम इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप देखते हो कि बहुत सारे एमपी एमएलए जो है कुछ अननेसेसरी ऐसी चीजें करते हैं जो कि सही नहीं होता है, बट वो करते हैं, ठीक है। उसके बाद अलग बात है कि वो सस्पेंड हो जाते हैं, बस सारी चीजें। लेकिन अगर आप दायरे में रह के कुछ चीजें बोल रहे हो तो वो आप कर सकते हो। एट द लास्ट ऑफ द डे इज 195 आर्टिकल, जिसमें सैलरीज एंड अलाउंसेस है। जो भी मेंबर होंगे स्टेट लेजिस्लेचर का, उनको सैलरी और अलाउंसेस मिलेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। और कौन डिटरमाइन करता है? स्टेट लेजिस्लेचर, ये ध्यान रखिएगा। अब इन सब पे आधारित जो है कुछ क्वेश्चन है वो हम करते हैं। पहला सवाल है, द स्पीकर कंटिन्यूज टू बी द स्पीकर इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली अंटिल, कब तक? तो इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यू असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर डिसोल्यूशन, ठीक है। वो तब तक बने रहते हैं जब तक नई असेंबली जो है उसका गठन ना हो जाए। इफ द स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट वांट्स टू रिजाइन, तो स्पीकर किसको रिजाइन करते थे? ये देखा था हमने, डेप्यूटी स्पीकर को। और डेप्यूटी स्पीकर किसको करते थे? स्पीकर को। यहां पे चीफ मिनिस्टर किसको रिजाइन करते हैं? गवर्नर को। गवर्नर किसको रिजाइन करते हैं? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसको रिजाइन करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। According to the Constitution of India, a person who is eligible to vote, ध्यान से पढ़िएगा, who is eligible to vote can be made a minister in a state for 6 months even if he is not a member of legislative या फिर legislature of that state। ठीक है, वो मेंबर बना सकते हैं, बट क्या यही क्राइटेरिया है? वोटिंग की एज जो होती है वो 18 होती है। बट अगर आपको एमएलए बनना है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए? 25। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनना है तो मिनिस्टर एज कितनी चाहिए? मिनिमम एज आपको 30 चाहिए, तो 18 नहीं हो सकता, तो ये गलत है। अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 5 ईयर्स, देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था? 2 और मोर देन 2 ईयर्स, तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इस परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं, परमानेंटली डिस्क्वालीफाई नहीं होता है। 6 साल तक, जब आपको रिलीज किया गया उसके 6 साल तक, अगले 6 साल तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते, उसके बाद लड़ सकते। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाइनल ऑथोरिटी टू डिसाइड एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। तो ये पावर किसके पास होता है? तो ये पावर जो होता है आर्टिकल 192 के तहत, ये पावर जो है गवर्नर के पास होता है, और ये डिसीजन जो है गवर्नर का फाइनल होता है। लेकिन गवर्नर जो है इस डिसीजन को लेने से पहले ओपिनियन लेते हैं किसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। ये भी ध्यान रखिए। तो यहां पे गवर्नर हो जाए। विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट इन इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ द हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। ये देखा था हमने, सही है। When a state legislature does not have a rule on a particular matter, it follows the Lok Sabha rule on that matter। ये सही है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा।
जैसे कोई मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर को फंक्शन करना हो, काम करना हो, लेकिन उसके पास उसके लिए कानून ही नहीं है, तो फॉर द टाइम बीइंग वो लोकसभा के कानून पे फंक्शन कर सकता है। व्हाट इज द कोरम? कोरम क्या होता है? मिनिमम नंबर इन द स्टेट लेजिस्लेचर टू होल्ड अ मीटिंग। तो देखा था हमने 30 मेंबर्स नहीं, 1/2 ऑफ टोटल नहीं, 1/4 ऑफ टोटल नहीं, 10 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस विच एवर इज ग्रेटर। ये ध्यान रखिए, ग्रेटर वर्ड भी याद रखना है। ये दे देगा और विच एवर इज मिनिमम दे देगा वहां पे, या फिर लेसर दे देगा। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिएगा, ठीक है। तो आज के टॉपिक को हम यही करते हैं, और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, और इस पर हम काम करते रहेंगे। टाटा, सी यू।